वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको हमारे बायोलॉजी के 360 आउट ऑफ 360 सीरीज का पार्ट 9 करवाने वाला हूं, जो आपके नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू करते हैं और वंदे मातरम सभी दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि कौन सा हिस्टोन प्रोटीन अष्टक, मतलब इनमें से कौन सा हिस्टोन अष्टक का भाग, इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह अपने हिस्टोन अष्टक का भाग नहीं होता है, और अन्य सभी इसके भाग हैं। तो आप याद कर सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है हमारा क्वेश्चन है, एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में यह क्रम है तो दूसरी श्रृंखला में कौन सा क्रम होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको सीधे इनका पूरक ही ढूंढना है। एडिनिन का अपना हो जाएगा थाइमिन, अपना ग्वानोसिन का हो जाएगा साइटोसिन, और साइटोसिन का हो जाएगा ग्वानोसिन। इस प्रकार आप जा सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारगाफ नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो चारगाफ नियम के अनुसार एडिनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन, यानी कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की लंबाई 17 एंगस्ट्रॉम है तो इस डीएनए में क्षार युग्मों की संख्या याद कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम जानते हैं कि डीएनए की जो लंबाई होती है वह क्षार युग्म और बेस पेयर के संबंध पर डिपेंड करती है। तो इसका जो फार्मूला होता है लंबाई का, तो लंबाई बराबर होता है हमारे अपना मतलब क्षार युग्मों की अपना संख्या गुणित दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी। तो लंबाई हमें यहाँ पर 17 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, यानी कि 17 गुणित 10 के घात -10 बराबर अपना दो क्षार युग्मों के बीच दूरी। तो हमारे इससे हमें निकालना है, और इसके गुणित यानी कि दो क्षार युग्मों के बीच दूरी। तो ये होता है अपना 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3.4 गुणित 10 के घात 10। तो इसको हम यहाँ पर नीचे लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3.4 गुणित 10 के घात 10, और यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए की एक श्रृंखला में यदि एडिनिन का मान 200 और ग्वानिन का मान 260 है तो उसी श्रृंखला में अपने थाइमिन और साइटोसिन का क्या मान होगा। तो यहाँ पर डाटा अपूर्ण है, केवल यहाँ पर हमें प्यूरिन का मान दिया गया है, तो यहाँ पर डाटा पूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि डीएनए के एक अणु में 120 एडेनिन 120 साइटोसिन क्षार हैं तो न्यूक्लियोटाइड की कुल संख्या इस डीएनए के खंड में होगी। तो आपको बता दें कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड में होता है, एक शुगर होता है इसमें, और एक अपना बेस होता है इसमें, और एक हमारा फास्फेट होता है। तो जितने यहाँ पर बेस होंगे उतना ही न्यूक्लियोटाइड होगा। तो यहाँ पर एडेनिन 120 और साइटोसिन 120, तो हमारा ग्वानिन और हमारा थाइमिन भी उतना ही होगा। तो हमें यहाँ पर 120 गुणित 4 करेंगे तो हमारा हो
हो जाएगा 480। तो यहाँ पर 480 अपने न्यूक्लियोटाइड होंगे यहाँ पर कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए कुंडली का पिच है। तो सभी जानते हैं कि डीएनए कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर होता है पिच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक पिच बोलते हैं। और एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं, यह भी आप याद कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से 3:5 फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ी होती है। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा परिवर्तन करना होगा? तो इसके लिए हमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के 3 प्राइम ओवर समूह को हटाना होगा, जिससे कि इसका बहुलीकरण नहीं हो पाएगा। याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिकृतिकरण में ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि रेप्लिकेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो रेप्लिकेशन में ऊर्जा का स्रोत हमारा कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अपने प्रतिकृतियन में ऊर्जा का स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्धसंरक्षित डीएनए प्रतिकरण को सिद्ध करने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया गया था? यानी कि डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रदर्शित करने के लिए रेप्लिकेशन में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें N14 और N15 यानी कि नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 का उपयोग किया गया था। और एक चीज़ आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि इन दोनों को हम घनत्व प्रवणता के आधार पर अलग कर सकते हैं, यह भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति का मुख्य एंजाइम है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन एंजाइम है वह कौन सा है? तो वह एंजाइम है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा हमें इस वंशावली आरेख के बारे में बताना है। तो यह हमारा एक ऑटोसोमल अप्रभावी है। यह हमारा ऑटोसोमल प्रभावी हमारा है, आप याद कर सकते हैं सीधे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक जीवाणु जिसके पास संकर डीएनए है को N15 माध्यम पर 2 पीढ़ी के लिए वृद्धि कराया जाता है। 2 पीढ़ी के बाद कितने संकर डीएनए उपस्थित होंगे? तो यहाँ पर बोल रहा है कि संकर डीएनए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संकर डीएनए में जो होगा वहाँ पर हमारा एक स्ट्रैंड N14 का होगा और एक स्ट्रैंड हमारा N15 का होगा संकर डीएनए में। और 2 पीढ़ी के बाद पश्चात यानी कि 2 की घात 2 यानी कि यहाँ पर कुल 4 बनेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ से जब इसका पहला पीढ़ी होगा तो ये रेप्लिकेशन द्वारा एक से यहाँ पर 2 हो जाएगा। और हमें किसमें करवाना है? माध्यम हमारा कौन सा है? N15। तो यहाँ पर दोनों में N15 है, N15 हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा एक हो जाएगा N15 और एक हो जाएगा N14 और N15। और फिर यहाँ पर हम रेप्लिकेशन करवाएंगे सेकंड जनरेशन में। तो यहाँ पर 4 बनेगा और 4 में से जो 3 होंगे उसमें N15 होंगे और एक में जो होगा हमारा उसमें होगा N14 और N15। तो यहाँ पर केवल एक में ही संकर डीएनए उपस्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि आपको सिंपल सा करना यह है कि जिस माध्यम में हम ग्रो करवा रहे हैं उसको यहाँ पर एक स्ट्रैंड के साथ आपको जोड़ते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रयोगों में N15 का उपयोग करके डीएनए के अर्धसंरक्षी
प्रतिकरण को सुनिश्चित किया गया था। तो किसके द्वारा अपने प्रयोग में N15 यानी कि नाइट्रोजन 15 का उपयोग किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि मैसेल्सन और स्टाल द्वारा इसका उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम कहाँ जुड़ता है? बताना है कि एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम तो यह जो है वह अपने टीआरएनए के DHU लूप के साथ जुड़ता है। सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्प्रेरक का भी काम करता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है अब हमारा अपना 30S rRNA इसका कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रज्जुक आरएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 4000 है। इसमें उपस्थित फास्फोडाइस्टर तथा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की संख्या, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए या आरएनए जो आरएनए में हमारे जो अब अपना जो फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड की संख्या होता है वह हमारा होता है N-1। यहाँ पर हमारा N जो है वह हमारा न्यूक्लियोटाइड की संख्या से है, यहाँ पर हमारा मतलब N। तो और देखते हैं तो इससे हो जाएगा हमारा 4000-1 यानी कि 399। और हमारा जो ग्लाइकोसिडिक बंध की जो संख्या होती है वह अब अपने न्यूक्लियोटाइड की संख्या के ही बराबर होती है हमारे। अब याद कर सकते हैं सीधे ही, ग्लाइकोसिडिक बंध बराबर न्यूक्लियोटाइड की संख्या। सीधे ही आप याद कर सकते हैं दोनों फार्मूला को। और हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए में इसी का फार्मूला होता है 2n-2 और यहाँ पर n हमारा होता है बेस पेयर की संख्या होता है हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। ये आप याद कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका सुस्पष्ट प्रमाण किसके द्वारा आया? तो सभी जानते हैं, हर्शे और चेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक पदार्थ का वायरस द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं कि इसे हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं और ये हर्शे और चेस के प्रयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ के प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? तो भाई इसमें प्रोटीएज और आरएनएज दोनों इसको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इनका डीएनए से कोई संबंध नहीं है और हमारा डीएनए से संबंधित है, इसलिए यह इसको प्रभावित करेगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें जो है वह हमारा जो आरएनए है वह चारगाफ नियम का पालन नहीं करता है, तो यह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अन्य सभी हैं, आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में डीएनए अर्धसंरक्षित तरीके से प्रतिकृतिकरण करता है, इसे सिद्ध किया था। तो इसे अब यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र में पूछ रहा है डीएनए अर्धसंरक्षित तरीके से प्रतिकृतिकरण करता है, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। गुणसूत्र में यदि डीएनए का अर्धसंरक्षित तरीके से करता है तो इसको सिद्ध टेलर और इसके साथी यानी कि कॉलेज ने किया था। किसमें प्रयोग किया था? इन्होंने किया था प्रयोग विसिया फाबा पर इन्होंने प्रयोग किया था। और किसका उपयोग किया था? इन्होंने उपयोग किया था इन्होंने विकिरण सक्रिय थाइमिडीन का इन्होंने प्रयोग किया था। आप यह भी याद कर सकते हैं, इन्होंने गुणसूत्र में डीएनए के अर्धसंरक्षित तरीके से प्रतिकृत करता है इसको दर्शाया था।
आप याद कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है SN-RNPS कहाँ जुड़ते हैं। तो हमें बताना है कि SN-RPS कहाँ जुड़ते हैं। तो ये अव्यक्तक के 5 प्राइम एवं 3 प्राइम सिरे पर यानी कि 5 प्राइम और 3 प्राइम टर्मिनल पर इंट्रॉन के ये जुड़ते हैं, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुलेखन इकाई का भाग नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि अनुलेखन इकाई का अपना इनिशिएटर कोडॉन अनुलेखन इकाई का भाग नहीं है। इसमें प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए के खंड में यदि दोनों डीएनए रज्जुकों का अनुलेखन हो जाए तो इससे बनने वाले आरएनए होंगे। तो इससे बनने वाले जो आरएनए होंगे वह प्रति समानांतर और पूरक होंगे, क्योंकि हमारा डीएनए पूरकता के नियम का पालन करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुकेंद्री में आरएनए पॉलीमरेज 1 किसके अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। तो सभी जानते हैं कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वह 18S rRNA, 28S rRNA और 5.8S rRNA इन तीनों के अनुलेखन के लिए हमारा जिम्मेदार होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1। आपको याद करना है सीधे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एमआरएनए स्थानांतरण के समय टेम्पलेट प्रदान करता है तथा हमारा जो टीआरएनए है वह एमिनो अम्ल को लाने एवं अनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम करता है। वह हमारा आरआरएनए हमारा संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारा आरआरएनए ट्रांसलेशन के समय टेम्पलेट प्रदान करता है, टीआरएनए अमीनो अम्ल को लाने व अनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम करता है और आरआरएनए संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा डीएनए की एक स्ट्रेन की अनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण होना कहलाता है। तो यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, सीधे आपको याद कर लेना है। और इसके द्वारा आरएनए बनता है, आपको पता ही है। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हमें इसमें से हमें सही कथन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। लैक प्रचालक यानी कि लैक ओपेरॉन में संरचनात्मक जीनों का नियमन एक सामान्य प्रमोटर व नियामक यानी कि रेगुलेटरी जीन द्वारा होता है, सही बात है। अगला है लैक ओपेरॉन में एक नियामक जीन आई होता है। यहाँ आई शब्द का मतलब प्रेरक है, यहाँ पर प्रेरक नहीं है। इसका मतलब इन्हिबिटर यानी कि अवरोधक हैं। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। और हमारा अगला है लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए क्रियाधार का काम करता है जो ओपेरॉन की सक्रियता के ऑन व ऑफ को नियमित करता है। यह भी हमारा सही है। अगला है हमारा लैक ओपेरॉन की वाई जीन परमिएस का कूटलेखन करती है, सही बात है। अगला है जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करता है, यह भी हमारा सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि यहाँ पर जो नीचे चित्र में दिखाया गया है वह क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह हमारे यूकैरियोट में अनुलेखन को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर अब अपना रो फैक्टर नहीं है और रो फैक्टर की आवश्यकता हमारे प्रोकैरियोट में होती है और यूकैरियोट में नहीं होती है। इसलिए आपको याद कर लेना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
कूट लेखन रज्जु के ध्रुवत्व दिशा के संबंध में, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड के पोलैरिटी के संबंध में हमें बताना है। तो यहाँ पर होता है कि उन्नायक संरचनात्मक जीन के 5 प्राइम की किनारे पर स्थित होता है। प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। आपको सीधे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन खोजा था, बताना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सीधे आपको याद कर लेना है। टेमिल और बाल्टीमोर ने खोजा था। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें करना है, हमें यहाँ पर सही कथन वाले विकल्पों का यहाँ पर हमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 123 में तो देखते हैं, जीवाणु में अनुलेखन व अनुवादन एक ही कंपार्टमेंट में होता है। सही बात है। विभक्त जीन संरचना जीनोम के विकसित लक्षण को निरूपित करते हैं। तो यह विकसित नहीं, यह प्राचीन रूप को शायद करता, लेकिन यह गलत है। आप सीधे याद कर सकते हैं। अगला है हमारा स्प्लाइसिंग प्रक्रिया आरएनए संसार की प्रभुता को निरूपित करता है। यह सही बात है। अगला है विभक्त जीन में इंट्रॉन की उपस्थिति एक आदिम लक्षण की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। हमारा यह वाला सही है, यह हमारा गलत है। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 123 को आप टिक कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आने लायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 64 प्रकूटों में से 61 कोड 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए हैं। तो यह क्या दर्शाता है? तो यह अनुवांशिक कूट की अपहासिता को दर्शाता है, क्योंकि एक अमीनो अम्ल के लिए बहुत सारे कोडान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल 20 प्रकार का अमीनो अम्ल है और उसके लिए 61 कोड हैं। तो यह अनुवांशिक कूट की अपहासिता को दर्शाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका टीआरएनए नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो स्टॉप कोडान होते हैं, स्टॉप कोडान या निरर्थक कोडान जो होते हैं, उनके लिए हमारा टीआरएनए नहीं होता है। आपको याद करना है। और यहाँ पर जो हमारा है, हमारा यहाँ पर UAA हमारा स्टॉप कोडान है। तो इसके लिए हमारा अपना टीआरएनए नहीं होता है। आपको याद कर लेना है। यहाँ पर हमें mRNA का एक अनुक्रम दिया गया है और इसके चार्ज टीआरएनए का सही अनुक्रम होगा। तो भाई इसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कोडान किसको कोड करता है, उसके हिसाब से हमारा होगा। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर 1। भाई आप देख सकते हैं कि AUG हमारे मिथियोनिन को ही कोड करता है और हमारा CCG जो है वह हमारे प्रोलिन को कोड करता है और UUU हमारे फेनिल एनालिन को कोड करता है। और हमारे ये दोनों यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे NCERT में दिया गया है। तो ये दोनों कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुवांशिक कूट के लिए कौन सा गलत है? बताना है कि अनुवांशिक कूट के लिए इनमें से कौन सा गलत है। तो देखते हैं। पहला है अनुवांशिक कूट त्रिक होता है। सही बात है। 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। तो यह गलत है। 64 नहीं, 64 में से केवल 61 ही अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। हमारा अगला है अनुवांशिक कूट असंदिग्ध होता है। सही बात है। कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं। यह भी सही बात है। AUG दोहरा कार्य करते हैं। यह भी सही बात है। तो हमारा यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ओकाजाकी खंड होते हैं। बताना है कि ओकाजाकी खंड क्या होते हैं। तो हमारा जो ओकाजाकी खंड है वह न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के खंड जो DNA द्विगुणन के समय बनते हैं। सीधे आपको याद कर लेना है। हमारा यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें गलत कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, 6 कोडान किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं लगभग। ये बहुत सारे अमीनो अम्ल को 6 कोडान कोड करते हैं, यह हमारा गलत है। mRNA में कोडान को लगातार पढ़ा जाता है, यह सही बात है हमारा। अगला है हमारा 3 कोडान प्रारंभक कोडान का नहीं, केवल एक कोडान ही अपने प्रारंभक कोडान का कार्य करते हैं, यह भी हमारा गलत हो गया। अगला है हमारा प्रारंभिक कोडान AUG मिथियोनिन को कोड करता है, यह हमारा सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 और A और C हमारा गलत है, सीधे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के समय जब पूर्ण पॉलीपेप्टाइड बन जाती है एवं अनुवादन पूरा हो जाता है तो यह पॉलीपेप्टाइड किसकी क्रिया द्वारा अंतिम tRNA से अलग की जाती है। यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली अपने रिलीज फैक्टर यानी कि विमुक्ति कारक फैक्टर के बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं, घुमावदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बताना है हमें एक पेप्टाइड श्रृंखला में 5 अमीनो अम्ल है, निम्न में से कौन सा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सही है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अपना जो अमीनो अम्ल का जो नाइट्रोजन सीधा होता है वह पहले होता है और हमारा जो कार्बन सीधा होता है वह बाद में यानी कि आखिरी में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर सीधे सीधे ही कर जाएंगे और हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जो इनिशिएटर कोडान होता है AUG वह मिथियोनिन को कोड करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवादन के दौरान पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है, किस प्रकार अनुवादन के दौरान पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। तो यह P स्थल अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक तथा A स्थल अमीनो अम्ल के NH2 के मध्य बनता है, जिससे अपने पेप्टाइड बंध यानी कि यहाँ पर CO और H यहाँ से OH और यहाँ से एक H करने से यहाँ पर H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पर CONH करके यहाँ पर हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, आप याद कर सकते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल का क्रम निर्धारित करता है। हमें बताना है कि पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल का क्रम कौन निर्धारित करता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पॉलीपेप्टाइड में होता है अमीनो अम्ल का क्रम वह हमारा mRNA निर्धारित करता है, क्योंकि अमीनो अम्ल के क्रम की जानकारी हमारे mRNA में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूकैरियोट में निम्न में से कौन सा RNA पॉलीमरेज hnRNA के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। तो सिंपल सी बात है, इसको RNA पॉलीमरेज 2 इसके निर्माण को उत्प्रेरित करता है, सीधे आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है, सीधा बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन में रिप्रेसर प्रोटीन किससे जुड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लैक ओपेरॉन में हमारा जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है जो कि आई जीन द्वारा बनाया जाता है वह हमारे ऑपरेटर जीन से जुड़ता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर AB और CD को हमें बताना है, तो आप सीधे याद कर सकते हैं। हमारा A जो है वह इनएक्टिव रिप्रेसर है, हमारा B जो है वह बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, हमारा C परमिएज है और हमारा D ट्रांस एसिटाइलेज है, आप सीधे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको और जो जानना है मैं बता दूं, यह हमारा यहाँ पर आई जीन जो है वह रिप्रेसर को बनाता है और जेड जीन हमारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करता है, वाई जीन हमारे परमिएज का निर्माण करता है और
ये जीन हमारे ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इकोलाई का जीन नियमनकारी का नियंत्रण करने वाला लैक्टोज ओपोपेरान में आई जीन का उत्पाद होता है। माने यहाँ पर हमें सीरियस पूछ रहा है कि आई जीन का उत्पाद इनमें से कौन होता है। तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि रिप्रेसर प्रोटीन यानी कि दमनकर प्रोटीन हमारे आई जीन का उत्पाद होता है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा लैक ओपोपेरान का CAP कॉम्प्लेक्स के द्वारा नियंत्रण को कहा जाता है। तो इसके द्वारा नियंत्रण को धनात्मक नियंत्रण कहा जाता है, आप सीधे याद कर सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सही कथन को बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको सीधे ही सही कथन को बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो सही कथन है, एक व्यक्ति में एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर VNTR की काफ़ी संख्या भिन्न होती है। इसके अलावा जो है हमारा VNTR प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। और अन्य हमारा गलत है कथन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सही मिलान बताना है। तो यहाँ पर हमें सही मिलान बताना है। तो देखते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन सही है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA सही है, साउदर्न ब्लॉटिंग DNA सही है। मैं आपको यहाँ पर इसका ट्रिक दे देता हूँ कि किसमें कौन सा प्रयोग होता है। तो प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग और हमारे DNA के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग और RNA के लिए हमारा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आप याद कर सकते हैं। स्नो ड्रॉप ये आप याद कर सकते हैं। इससे हमारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हमारा यहाँ पर सभी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बता रहा है कि जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक किए गए DNA खंडों को दर्शाया गया है। तो सही कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर जो बैंड 2 व 3 की तुलना में बैंड 1 में लंबा DNA खंड होता है, और ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, RFLP किसकी विविध संख्या के कारण होता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म किसकी विविध संख्या के कारण होता है। तो यह नॉन कोडिंग क्षेत्र में मिनी सैटेलाइट की विविध संख्या के कारण होता है। तो ये और वही यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो है हमारा VNTR हमारे माइक्रो नहीं, यह हमारे मिनी सैटेलाइट से संबंधित है, आप याद कर सकते हैं। यानी कि सैटेलाइट से संबंधित है, आप याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना में सामान्यतः कौन से वाहक का उपयोग किया गया था। तो इसमें बैक और याक का उपयोग सामान्यतः इसमें किया गया था, आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट में ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर का उपयोग किया जाता है। यह निम्न में से किसके द्वारा विकसित विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा विकसित सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा आपको जो फ्रेडरिक सेंगर के बारे में एक और बात जो हमें याद करनी है कि अपने प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत पर आधारित है। यह भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि मानव जीनोम परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं, सही बात है। अगला है, गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन व गुणसूत्र Y में सबसे कम जीन मिलते हैं, यह भी हमारा सही है। अगला है, मानव में लगभग 1.4 मिलियन जगहों पर
SNPS यानी कि स्निप्स मिलते हैं, यह भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऐसे गलत हो गया सीधे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम में नाइट्रोजनी बेसों की कुल संख्या लगभग औसतन आंकलित की जाती है। तो यह औसतन 3.1 बिलियन आंकलित की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अणु आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है जब वह निम्नलिखित मापदंड को पूरा कर रहा हो। तो इनमें से कौन सा मापदंड को वह पूरा कर रहा हो? तो वह हो कि यह प्रतिकृत करने के लिए सक्षम होने चाहिए। और अन्य ऑप्शन यहाँ पर गलत है, लेकिन मैं आपको इसको सही करके बता देता हूँ। इसमें तीव्र नहीं, इसमें धीमे गति से परिवर्तन होने की गुंजाइश हो जो विकास के लिए आवश्यक है। और यह रासायनिक और संरचनात्मक रूप से यह स्थिर होना चाहिए। इसके अलावा यह खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। यह भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर केवल 3 कथन गलत हैं और जो सही वाला है वह है, पूरकता का सिद्धांत अनुवादन प्रक्रम को नियंत्रित करता है। ये हमारा सही है। और ये जो 4th पॉइंट है, यह आपके एग्जाम के लिए यह इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से किसका यहाँ पर कार्य है जो सही दिया गया है। तो आपको बता दूं कि जो एंटीकोडॉन है वह tRNA पर वही स्थान जो mRNA पर अपने पूरक क्रम की खोज करता है तथा उससे जुड़ जाता है। आपको सीधे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीव्र कम समय के लिए तुरंत समन्वय में कौन सम्मिलित है? तो इसमें जो सम्मिलित हैं वह है तंत्रिका तंत्र, तीव्र कार्य करता है और कम समय के लिए करता है। ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसमें तंत्रिकी तंत्र की विभिन्न अवस्थाएं अपने प्रकार से किसमें सुमेलित है? तो इसमें हमारा जो ध्रुवित होता है वह अपना न्यूरॉन जो है वह विश्राम अवस्था में होता है, और विध्रुवित हमारा न्यूरॉन उत्तेजित अवस्था में होता है, और उद्दीपनशील कोशिका हमारा न्यूरॉन है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही है। यह थोड़ा ज़्यादा लेवल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मस्तिष्क में मेड्यूला क्षतिग्रस्त हो जाए तो निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो भाई हम सभी जानते हैं कि अपना मेड्यूला क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो हमारे जो है उसमें अपने तापक्रम नियमन में प्रभावित पड़ेगा यदि मेड्यूला क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो। और अन्य यहाँ पर श्रवण प्रतिवर्त ये हमारा संबंधित नहीं है, दृश्य प्रतिवर्त यह भी हमारा संबंधित नहीं है, और ऑल्फैक्टरी पाथवे तो यह भी हमारा सम्मिलित नहीं है। मेरे हिसाब से ये चारों ऑप्शन ही इससे संबंधित नहीं है। हमारा जो मेड्यूला क्षेत्र होता है उसमें हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, हमारा रिस्पायरेटरी रिदम होता है, तो श्वसन और हृदय की धड़कन ये सभी पर प्रभाव पड़ेगा। आप ये याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कपाल तंत्रिका होती है। तो हमारा जो 6 नंबर का जो कपाल तंत्रिका होता है वह सबसे छोटा होता है, याद कर लेना है आपको। अगला है, यदि मेरुरज्जु का पृष्ठ मूल तोड़ दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा? यानी कि यदि हम डॉर्सल रूट
को स्पाइनल कॉर्ड के तोड़ दे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे ग्राही से कोई भी आवेग संवहित नहीं होगा, कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगा रिसेप्टर से, ये होगा, याद कर सकते हैं सीधे ही। हमारा अगला क्वेश्चन है निसेल कणिकाएं बनी होती हैं। तो हमारे जो निसेल कणिका होती है वह राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है, सीधे आपको याद कर लेना है। यह हमारा PYQ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग गाबा के अल्प स्त्रावण के कारण होता है? तो हमारा जो हंटिंगटन कोरिया नामक रोग गाबा के अल्प स्त्रावण से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन हार्मोन के लिए ग्राही स्थित होते हैं। तो यह प्रोटीन हार्मोन के लिए ग्राही कोशिका सतह पर स्थित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का एक जोड़ा उदाहरण के रूप में है जो लक्ष्य कोशिका कला से होकर आसानी से गुजर सकता है और इसके अंदर ग्राहियों से जुड़ सकता है? तो यह हमारे केवल स्टेरॉइड हार्मोन के लिए है। स्टेरॉइड हार्मोन हमारा केंद्र के अंदर उपस्थित ग्राहियों से क्रिया करता है। तो इनमें से जो स्टेरॉइड हार्मोन होगा वह इससे संबंधित होगा। तो इनमें से जो हमारा जो स्टेरॉइड हार्मोन है वह है कार्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा वृद्धि हार्मोन हमारे पीयूष ग्रंथि के एंटेरियर लोब से उत्पन्न होता है, आपको याद करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है अतिकायता यानी कि एक्रोमेगेली उत्पन्न होती है अनियमित स्त्रावण के। तो किसके? तो यह पीयूष ग्रंथि के अनियमित स्त्रावण यानी कि बहुत ज़्यादा स्त्रावण से यह उत्पन्न होता है, हाइपर सीक्रेशन से। अगला क्वेश्चन है इसका कार्य प्रोटीन को तोड़ना एवं संश्लेषण करना है, लेकिन मुख्य रूप से संश्लेषण करना ही है। यह हार्मोन कौन सा है? तो भाई यह हार्मोन हमारा थायरॉक्सिन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमावदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त कैल्शियम स्तर नियंत्रित होता है। मैं बताना है कि रक्त में जो कैल्शियम का स्तर है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो पैराथार्मोन कैल्शियम को बढ़ाता है और थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम को कम करता है और विटामिन डी द्वारा भी कैल्शियम बनता है। तो हमारा यहाँ पर ये सभी कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि हम सेलामेंडर यानी कि उभयचर के लार्वा को ऐसे पानी में रख दे जिसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उपस्थित है तो निम्न में से क्या होगा? तो भाई लार्वा में कायांतरण शुरू हो जाएगा क्योंकि आयोडीन है, तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसलिए यह लार्वा में कायांतरण को शुरू कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह कौन सा हार्मोन है जिसके द्वारा हमारे शरीर के 24 घंटे की दैनिक ताल जैसे कि निद्रा, जागृत अवस्था चक्र का नियमन होता है? तो यह हमारे मेलाटोनिन द्वारा नियमित होता है और मेलाटोनिन द्वारा यह नियमित होता है। यह आपको सीधे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है जननों से स्त्रावित मुख्य हार्मोन यानी कि गोनैड्स से यानी कि जनन संबंधित जो संरचना है उनसे संबंधित मुख्य जो हार्मोन है वो स्टेरॉइड होते हैं, आपको याद कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए जो प्रधानतः हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट पर प्रभाव डालता है तथा कोशिका द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण तथा उसके उपयोग को बढ़ाता है। तो यह हमारा इंसुलिन है, सीधे आपको याद करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर गलत मिलान को चयन करना है। यहाँ पर हमें तो देखते हैं ऑर्गन ऑफ कार्टाई आधारित झिल्ली पर स्थित होता है, सही बात है।
स्केला मीडिया अंतरलसिका द्रव्य से यानी कि एंडोलिम्फ से भरा होता है, यह भी हमारा सही है। और हमारा अगला है ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ अर्धचंद्राकार नलिका से नियमित, यह हमारा गलत है। और अगला है वेस्टिबुलर तंत्र शरीर संतुलित करता है, यह भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव में कार्निया यानी कि स्वच्छ मंडल का प्रत्यारोपण लगभग कभी भी अस्वीकार नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह PYQ क्वेश्चन है और इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए यह संभव है। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉक्लियर डक्ट में सम्मिलित है बताने। हमारा जो कॉक्लियर डक्ट है उसमें हमारा स्केला मीडिया सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त उपकला बना होता है यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम किससे बना होता है। तो हमारा जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वह दृढ़ता से व्यवस्थित कोशिकाओं की बहुस्तरीय परत से बना होता है, हमारा संयुक्त उपकला। यहाँ पर हमें हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमें यहाँ पर इसके चित्र के बारे में सही मिलान करना है। तो हमारा जो पहला जो है वह सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है और हमारा बी जो है वह सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है। ये दोनों है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सरल सल्की उपकला और सरल घनाकार उपकला। हमें यहाँ पर याद करना है इसको चित्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कचाभ उपास्थि मिलती है यानी कि हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। तो यह ट्रेकियल वाला यानी कि श्वास नाल की वाला यानी कि ट्रैकियल रिंग्स में यह पाया जाता है अपना कचाभ उपास्थि। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सघन नियमित संयोजी ऊतक को प्रदर्शित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसको प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंकाली पेशी की कौन सी प्रोटीन एटीपेस क्रिया में सम्मिलित है। तो इसमें जो है हमारा मायोसिन प्रोटीन सम्मिलित है और इसमें मायोसिन के हेड में एटीपेज क्रिया होती है, इसमें एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, ये आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन में हमें पेशी संकुचन के संबंध में सही क्रम को यहाँ पर हमें चयन करना है। तो सबसे पहले हमारा कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बंधित होता है, उसके बाद एक्टिन अणु पर उपस्थित मायोसिन बंधनकारी जगह का प्रदर्शित होता है, उसके बाद फिर क्रॉस सेतु का निर्माण होता है, फिर सर्पण या घूर्णन होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक व्यवस्थित कंकाली पेशी अनेक पेशी बंडल की बनी होती है, सही बात है। प्रत्येक पेशी तंतु में कई समानांतर व्यवस्थित पेशी तंतु होते हैं, सही बात है। प्रत्येक पेशी तंतु अनेक क्रमवत व्यवस्थित इकाइयों का बना होता है जिन्हों मेरोमायोसिन कहते हैं, तो यह हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। अगला है सार्कोमियर। प्रत्येक सार्कोमियर में एक केंद्रीय ए बैंड तथा 2 आधे आई बैंड होते हैं, यह भी हमारा सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 केवल गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी अस्थि अनुबंधीय कंकाल का भाग नहीं यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का इनमें से कौन सी अस्थि भाग नहीं है। तो एथमॉइड इसका भाग नहीं है, अन्य सभी है। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट आज का, मानव के कशेरुक दंड का सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सर्विकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स। ये हमारा होगा। और इसके क्रम को याद करने का मैंने अब आपको एक ट्रिक दिया था, सीला, तेरा, लहंगा, सोने
का, इससे आप याद कर सकते हैं इसका क्रम। और हमारा जो थोरेसिक है वह 7 होता है, अपना सर्वाइकल था 7 होता है, थोरेसिक 12, लंबर 5 और सैक्रल 5 लेकिन संयुग्मित होता है। और हमारा कोकिक्स हमारा 4 होता है और वह भी हमारा संयोजित होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।